नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि मनोवैज्ञानिक किसी के व्यवहार को कैसे समझते हैं। मतलब क्या ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट होती है या कुछ और गहरा मामला है? हाँ, नमस्कार। और अक्सर ये मामला लिस्ट से कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प होता है। तो आज हम इसी गहराई में उतर रहे हैं। ये एक कोशिश है समझने की कि कोई व्यक्ति वैसा व्यवहार क्यों करता है जैसा वो कर रहा है, खासकर किसी खास परिस्थिति में, है ना? बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है व्यवहार संबंधी मूल्यांकन या बिहेवियरल असेसमेंट। हमारे पास कुछ अकादमिक स्टडी मटेरियल है जो इसके तरीकों और सिद्धांतों पर रोशनी डालता है। और हमारा मिशन है इस सामग्री के जरिए ये समझना कि ये मूल्यांकन, मतलब ये तरीका पारंपरिक तरीकों से कैसे अलग है, इसके असली लक्ष्य क्या हैं, सही, और व्यवहार को मापने के लिए कौन-कौन सी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। और इसमें सिर्फ बाहरी क्रियाएं ही नहीं बल्कि हमारे विचार और शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। सही कहा। हम जानेंगे कि कैसे विशेषज्ञ व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देते हैं, उसे शुरू करने वाले कारक मतलब ट्रिगर्स क्या है और उसके परिणाम क्या होते हैं। अच्छा, इसमें हम स्व रिपोर्ट से लेकर सीधे ऑब्जर्वेशन और यहाँ तक कि शारीरिक प्रतिक्रियाओं के माप जैसी विधियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये व्यवहार संबंधी मूल्यांकन पारंपरिक मूल्यांकन से अलग कैसे है? क्या ये सिर्फ एक मतलब अलग नाम है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये सोच का फर्क है एक तरह से। अच्छा। पारंपरिक मूल्यांकन अक्सर ये मानकर चलता है कि हमारा व्यवहार हमारी अंदरूनी स्थायी पर्सनालिटी या लक्षणों मतलब ट्रेट्स का नतीजा है। जैसे कोई चिंता करने वाला है इसलिए वो चिंताजनक व्यवहार करता है। ठीक है, तो व्यवहार संबंधी मूल्यांकन इसे कैसे देखता है? क्या नजरिया है इसका? ये नजरिया स्थिति मतलब सिचुएशन पर ज्यादा जोर देता है। सिचुएशन पर? हाँ, ये मानता है कि व्यवहार काफी हद तक उस माहौल या परिस्थिति पर निर्भर करता है जिसमें वो हो रहा है। ये देखता है कि व्यवहार से ठीक पहले क्या हुआ, जिसे हम पूर्ववृत्त या एंटीसीडेंट्स कहते हैं, और उसके बाद क्या नतीजे निकले, यानी परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ दिलचस्प बात यह है, यानी फोकस इस बात पर है कि व्यवहार का काम, फंक्शन क्या है, वो किस मकसद को पूरा कर रहा है, न कि सिर्फ वो दिखता कैसा है, फॉर्म। बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सबक है इस पूरे अप्रोच का। मान लीजिए दो बिल्कुल अलग दिखने वाले व्यवहार, जैसे किसी से नजरें चुराना या बहुत ज्यादा बातें करके टॉपिक बदलना, दोनों का एक ही काम हो सकता है, किसी मुश्किल बातचीत से बचना। अच्छा। दूसरी तरफ एक जैसा दिखने वाला व्यवहार, जैसे बच्चे का रोना, अलग अलग काम कर सकता है। शायद उसे ध्यान चाहिए या हो सकता है कि वो किसी मुश्किल काम से बचना चाह रहा हो। तो व्यवहार का सिर्फ रूप देखकर हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। ये तो वाकई सोचने का एकदम अलग तरीका है। इससे तो फिर मूल्यांकन का लक्ष्य भी बदल जाता होगा। मतलब सिर्फ समस्या की पहचान करना ही काफी नहीं होता होगा। हाँ, पहचान तो बस पहला कदम है, पर असली लक्ष्य है एक केस फॉर्मुलेशन तैयार करना। केस फॉर्मुलेशन? हाँ, इसे ऐसे समझें कि हम एक तरह से जासूस की तरह काम कर रहे हैं। जासूस? अच्छा। हाँ, समस्या व्यवहार वो अपराध क्या है, उससे ठीक पहले क्या सुराग पूर्ववृत्त मिले, उसके बाद क्या नतीजा परिणाम निकला, व्यक्ति की सीखने की पुरानी आदतें, उसकी लर्निंग हिस्ट्री क्या है, कोई शारीरिक समस्या मतलब फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स तो नहीं। इस पूरी जासूसी को ही कार्यात्मक विश्लेषण या फंक्शनल एनालिसिस कहते हैं। और इस जासूसी या फंक्शनल एनालिसिस का फायदा क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सीधे तौर पर उपचार मतलब ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद करता है। अच्छा। जब हम समझ जाते हैं कि कोई व्यवहार क्यों हो रहा है, उसका काम क्या है, तो हम उसे बदलने के लिए सही रणनीति बना सकते हैं। ये सिर्फ लेबल लगाने से कहीं ज्यादा व्यवहारिक और उपयोगी है। मूल्यांकन और उपचार के बीच एक सीधा पुल बन जाता है, एक लिंक। ये तो व्यवहार को बहुत बारीकी से देखना हुआ। तो फिर इसे मापने के तरीके क्या हैं? आपने कहा था कि कई तकनीकें हैं, जैसे स्व रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट। इसमें क्या आता है? मतलब क्या क्या होता है इसमें? स्व रिपोर्ट तरीके बहुत आम है, जैसा नाम से ही जाहिर है। इसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में जानकारी देता है। ये इंटरव्यू के जरिए हो सकता है या फिर लिखित प्रश्नावली मतलब क्वेश्चनर्स और रेटिंग स्केल्स के जरिए। प्रश्नावली में कुछ जाने पहचाने नाम भी होंगे शायद, जैसे मैंने MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री के बारे में सुना है। हाँ बिल्कुल, MMPI एक क्लासिक उदाहरण है। ये काफी विस्तृत प्रश्नावली है।
इसमें 500 से ज्यादा कथन होते हैं। 500? हाँ, ये रिश्तों, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, सामाजिक नजरिए जैसे कई पहलुओं पर व्यक्ति की राय या अनुभव जानने की कोशिश करती है। और इसमें कुछ क्लिनिकल पैटर्न पहचानने के लिए भी स्केल्स होते हैं। अच्छा। इसके अलावा कैटल का 16 PF या कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंटरी जैसे और भी परीक्षण हैं। तो इन स्वर रिपोर्ट तरीकों के क्या फायदे हैं? सुनने में तो ये काफी आसान लगते हैं। हाँ, इनका एक बड़ा फायदा है कि ये तेज और किफायती हो सकते हैं, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, खासकर जब बहुत सारे लोगों का मूल्यांकन करना हो। कई प्रश्नावली तो 15-20 मिनट में पूरी हो जाते हैं। इनके नतीजे अक्सर मानकीकृत होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड, यानी हम व्यक्ति के स्कोर की तुलना एक बड़े समूह के औसत स्कोर नॉर्म से कर सकते हैं। ठीक है। और आमतौर पर इन्हें कुछ अन्य तरीकों जैसे प्रोजेक्टिव टेस्ट से ज्यादा विश्वसनीय, रिलायबल मतलब लगातार एक जैसे नतीजे देने वाला, और वैलिड यानी जो मापना है वही मापने वाला माना जाता है। लेकिन क्या हम हमेशा अपने बारे में सही बताते हैं? मतलब इनकी कुछ कमजोरियां भी तो होंगी, है ना? बिल्कुल, और ये एक बड़ी चुनौती है। सच तो ये है कि लोग हमेशा अपने व्यवहार के सबसे अच्छे जज नहीं होते। कभी कभी वे जानकारी छिपा सकते हैं या उसे बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं, जिसे फेकिंग गुड अच्छा दिखने की कोशिश या फेकिंग बैड बुरा दिखने की कोशिश कहते हैं। अच्छा। या कई बार उन्हें सच में अपने व्यवहार के असली कारण पता ही नहीं होते, वो बस हो जाता है। और आपने बताया कि MMPI जैसा परीक्षण बहुत लंबे हो सकते हैं। हाँ, MMPI पूरा करने में 3 घंटे तक लग सकते हैं। 3 घंटे? हाँ, जाहिर है इतने लंबे समय में ध्यान भटक सकता है या थकान हो सकती है, जिससे जवाबों की सटीकता पर असर पड़ सकता है। सही बात है। एक और चिंता ये है कि जब हम सिर्फ प्रश्नावली पर निर्भर करते हैं तो हम कहीं अनजाने में व्यक्ति के व्यवहार को उसके माहौल और सीखने के इतिहास से काटकर सिर्फ एक अंदरूनी लक्षण की तरह न देखने लगें। वो संदर्भ खो जाता है। इसमें प्रशिक्षित पर्यवेक्षक मतलब ट्रेन्ड ऑब्जर्वर व्यक्ति के व्यवहार को सीधे तौर पर देखते और रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा। ये अवलोकन प्राकृतिक माहौल, नेचुरल सेटिंग में हो सकता है, जैसे घर, स्कूल या दफ्तर में, या फिर ये एक नियंत्रित खास तौर पर बनाई गई स्थिति जिसे एनालॉग ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उसमें भी किया जा सकता है, जैसे किसी क्लिनिक के प्लेरूम में बच्चे का अवलोकन करना। ये तो काफी सीधा लगता है, बस देखो और लिखो। इसमें क्या मुश्किल हो सकती है? कहने में सीधा है, पर व्यवहार में चुनौतियां हैं। पहली बात, प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों को रखना और उन्हें प्रशिक्षित करना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। दूसरी बात, विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि अवलोकन सही हो रहा है, अक्सर एक से ज्यादा पर्यवेक्षकों की जरूरत पड़ती है ताकि उनके रिकॉर्ड की तुलना की जा सके। हाँ, सही है। इसमें और भी लागत और कोऑर्डिनेशन लगता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि व्यक्ति को पता है कि उसे देखा जा रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब लोगों को पता चलता है कि उन पे नजर रखी जा रही है, तो वे अक्सर अपना व्यवहार बदल देते हैं। अच्छा। हाँ, शायद बेहतर व्यवहार करने लगते हैं या ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। इसे प्रतिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी कहते हैं। प्रतिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। हाँ, आपने शायद हॉथॉर्न प्रभाव, हॉथॉर्न इफेक्ट के बारे में सुना हो। हाँ, सुना है। ये वही चीज है। एक फैक्ट्री में कर्मचारियों ने सिर्फ इसलिए बेहतर काम करना शुरू कर दिया क्योंकि शोधकर्ता उन पर ध्यान दे रहे थे, न कि इसलिए कि रोशनी बदली गई थी। ये प्रतिक्रियाशीलता तो अवलोकन की सटीकता को कम कर सकती है। बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे व्यक्ति को पता ही न चले कि उसे देखा जा रहा? आपने कुछ बिना बताए निरीक्षण, अनऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन जैसी बात कही थी। हाँ, प्रतिक्रियाशीलता की समस्या से निपटने के लिए कुछ ऐसे तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है व्यवहार के निशान का अध्ययन, बिहेवियर ट्रेस स्टडीज, जिसमें लोग पीछे क्या सबूत छोड़ जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे एरिज़ोना गार्बेज प्रोजेक्ट। उन्होंने लोगों के कचरे का अध्ययन करके उनके खान पान और खरीदारी की आदतों के बारे में जाना। अरे वाह, कचरे से? हाँ। दूसरा तरीका है गुप्त क्षेत्रीय अवलोकन, डिस्गाइज्ड फील्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें शोधकर्ता किसी समूह का हिस्सा बन जाता है या होने का दिखावा करता है और समूह को पता नहीं होता कि उनका अध्ययन हो रहा है। लेकिन क्या इस तरह के गुप्त तरीकों में कुछ समस्याएं नहीं हैं, मतलब एथिकल लेवल पर? हाँ, इसमें कई व्यावहारिक और नैतिक चुनौतियां हैं। बिना सहमति के अध्ययन करना,
प्राइवेसी का सवाल खड़ा करता है। जाहिर है। साथ ही ये तरीके अक्सर बहुत खास समूहों या स्थितियों पर केंद्रित होते हैं, इसलिए इनके नतीजों को बड़े पैमाने पर लागू करना, जनरलाइज करना मुश्किल हो सकता है। इन्हें दोहराना मतलब रेप्लिकेट करना भी कठिन होता है। ये जानकारी तो देते हैं, पर इनका इस्तेमाल बहुत सीमित और सावधानी से किया जाता है। ठीक है। एक और तरीका जिसका जिक्र हुआ था वो है सेल्फ मॉनिटरिंग। इसमें व्यक्ति खुद अपने व्यवहार पर नजर रखता है। हाँ, ये खास तौर पर उन निजी अनुभवों जैसे विचारों, भावनाओं या इच्छाओं को समझने में बहुत मददगार है, जिन्हें कोई बाहरी पर्यवेक्षक नहीं देख सकता। व्यक्ति अपने व्यवहार की हर घटना को रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे आंकड़े ज्यादा पूर्ण, ज्यादा कंप्लीट हो सकते हैं। शुरुआत में ये एक डायरी की तरह हो सकता है और बाद में खास व्यवहारों को ट्रैक करने के लिए संरचित डेटा शीट का उपयोग किया जा सकता है। पर क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि व्यक्ति सही रिकॉर्ड करेगा? सटीकता का क्या? और क्या इसमें भी प्रतिक्रियाशीलता होती है? सटीकता, एक्यूरेसी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसे जांचना जरूरी है। कभी-कभी बाहरी पर्यवेक्षकों के डेटा से तुलना करके या व्यवहार के किसी ठोस परिणाम से जांचा जा सकता है। जैसे कोई कितनी शराब पी रहा है, उसकी सेल्फ रिपोर्ट की तुलना ब्लड अल्कोहल लेवल से करके। अच्छा। और हाँ, इसमें भी प्रतिक्रियाशीलता होती है, बिल्कुल होती है। लोग अक्सर जब अपने व्यवहार को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो वह उसे बदलने भी लगते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये प्रतिक्रियाशीलता हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार ये बदलाव इलाज की दिशा में एक सकारात्मक कदम होता है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति अपनी सिगरेट पीने की आदत को रिकॉर्ड करना शुरू करे और इसी प्रक्रिया में उसे कम कर दे, तो ये प्रतिक्रियाशीलता कभी-कभी चिकित्सीय रूप से मतलब थेरेप्यूटिकली फायदेमंद भी हो सकती है। ये तो काफी दिलचस्प है। और आखिर में एक और तरीका है शारीरिक प्रतिक्रियाओं का माप, साइकोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट, जैसे हृदय गति या त्वचा की प्रतिक्रिया मापना वगैरह। हाँ, ये बहुत ही प्रत्यक्ष और वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव तरीका है। ये ऐसे शारीरिक बदलावों को भी पकड़ सकता है जिनके बारे में व्यक्ति को खुद भी पता नहीं होता, जैसे तनाव या उत्तेजना की हल्की प्रतिक्रियाएं। और इसमें जानबूझकर धोखा देना या जानकारी छुपाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो काफी सटीक लगता है। फिर इसका इस्तेमाल ज्यादा क्यों नहीं होता? क्या कारण है? इसकी मुख्य वजह है लागत, कॉस्ट। इसके लिए विशेष उपकरणों की जरूरत होती है और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण भी चाहिए होता है, जो महंगा पड़ता है। अच्छा, उपकरण और ट्रेनिंग दोनों? हाँ, साथ ही अक्सर सिर्फ एक माप जैसे सिर्फ हृदय गति काफी नहीं होता, क्योंकि अलग-अलग लोग तनाव या भावनाओं पर अलग-अलग शारीरिक प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। इसलिए ज्यादा सटीक तस्वीर पाने के लिए कई शारीरिक संकेतों मतलब मल्टीपल फिजियोलॉजिकल चैनल्स को एक साथ मापना बेहतर होता है, जो इसे और भी जटिल और महंगा बना देता है। समझ गया। इतने सारे अलग अलग तरीके हैं। कोई व्यक्ति क्या कहता है, स्व रिपोर्ट, वो क्या करता है, अवलोकन, और उसका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, शारीरिक माप। इन सबको एक साथ कैसे समझा जाए? क्या ये सब हमेशा एक ही कहानी बताते हैं? यहीं पर लैंग का ट्रिपल रिस्पॉन्स मॉडल बहुत काम आता है। ये एक और महत्वपूर्ण सबक है समझने के लिए। ट्रिपल रिस्पॉन्स मॉडल? हाँ, लैंग ने बताया कि हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अक्सर एक साथ 3 अलग-अलग स्तरों या भाषाओं में व्यक्त होती हैं। पहला, संज्ञानात्मक भाषाई, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक, हमारे विचार, हम खुद से या दूसरों से क्या कहते हैं, स्थिति का हमारा मूल्यांकन, जैसे मुझे डर लग रहा है या सब ठीक है। ठीक है। दूसरा, प्रत्यक्ष व्यवहार, ओवर्ट बिहेवियरल, हमारी क्रियाएं, हम असल में क्या करते हैं, जैसे भाग जाना, कांपना, मदद मांगना या शांत बैठे रहना। और तीसरा, मनोशारीरिक, साइकोफिजियोलॉजिकल, हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, मांसपेशियों में तनाव। तो इसका मतलब है कि ये तीनों हमेशा एक ताल में नहीं होते, सिंक में नहीं होते। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना जरूरी बनाती है। हो सकता है कोई व्यक्ति कहे कि वो बिल्कुल शांत है, संज्ञानात्मक, लेकिन उसकी हृदय गति बहुत तेज हो, शारीरिक, और वो कमरे में तेजी से टहल रहा हो, व्यवहार। अच्छा। या कोई डर महसूस करने की बात करें पर उसका शरीर शांत हो। एक व्यापक व्यवहार संबंधी मूल्यांकन इन तीनों प्रतिक्रिया माध्यमों, रिस्पॉन्स मोड्स का आकलन करने की कोशिश करता है, क्योंकि सिर्फ एक पर ध्यान देने से हम पूरी तस्वीर से चूक सकते हैं। राइट।
ये सब तो व्यवहार को समझने का बहुत ही विस्तृत और गहन तरीका लगता है। लेकिन क्या आज भी मूल्यांकन इसी तरह से किया जा रहा है? भविष्य के रुझान क्या कहते हैं? मतलब आजकल क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ एक थोड़ी चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, खासकर पिछले कुछ दशकों में। कैसी प्रवृत्ति? जो तरीके व्यवहार को उसके असली माहौल या बहुत बारीकी से देखते हैं, जैसे प्रत्यक्ष अवलोकन और सेल्फ मॉनिटरिंग, उन पर शोध और उनका इस्तेमाल कम होता दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि ये तरीके इतने उपयोगी लग रहे थे? मुख्य कारण व्यावहारिकता है, प्रैक्टिकलिटी, यानी समय और पैसा। आजकल स्वास्थ्य सेवाओं पर लागत कम करने का बहुत दबाव है, खासकर प्रबंधित स्वास्थ्य सेवा, मैनेज्ड हेल्थ केयर के दौर में। मनोशारीरिक उपकरण महंगे हैं, जैसा मैंने कहा। प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों को काम पर रखना और समय देना महंगा है, और यहाँ तक कि सेल्फ मॉनिटरिंग में भी व्यक्ति और क्लिनिशियन दोनों का काफी समय लगता है। तो इसका मतलब है कि उन तरीकों का चलन बढ़ रहा है जो सस्ते और जल्दी हो जाते हैं, जैसे प्रश्नावली और रेटिंग स्केल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वे जल्दी से दिए जा सकते हैं, उन्हें स्कोर करना आसान है और वे कम खर्चीले हैं। ये अपनी जगह उपयोगी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बदलाव के साथ एक जोखिम भी जुड़ा है। क्या जोखिम? जोखिम ये है कि हम सिर्फ तेजी और किफायत के चक्कर में व्यवहार की गहराई और उसके संदर्भ को समझने का अवसर खो रहे हों। प्रश्नावली हमें एक सामान्य तस्वीर दे सकती हैं, लेकिन वे हमेशा व्यक्ति के अनूठे माहौल, उसके व्यवहार का असली काम, फंक्शन या उन छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ पाती जो उसके व्यवहार को चला रही हैं। हम शायद उस फंक्शनल एनालिसिस से दूर जा रहे हैं जिसकी हमने शुरू में बात की थी। वो गहराई कहीं छूट रही है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, व्यवहार संबंधी मूल्यांकन सिर्फ ये नहीं देखता कि कोई क्या कर रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि क्यों कर रहा है, किस संदर्भ में कर रहा है और उसका कार्य, उसका फंक्शन क्या है। बिल्कुल, ये पारंपरिक तरीकों से अलग है क्योंकि ये स्थिति, पूर्ववृत्त और परिणाम पर जोर देता है। व्यवहार के कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि सिर्फ उसके रूप पर। और मूल्यांकन सीधे उपचार से जुड़ा होता है। हमने कई तरीके देखे, स्वर रिपोर्ट, प्रत्यक्ष अवलोकन जिसमें वो रिएक्टिविटी, प्रतिक्रियाशीलता एक चुनौती है, बिना बताए अवलोकन जिसकी अपनी सीमाएं हैं, नैतिक वगैरह, सेल्फ मॉनिटरिंग जो निजी अनुभवों के लिए अच्छा है पर सटीकता जरूरी है, और शारीरिक माप जो वस्तुनिष्ठ है पर महंगा है। हाँ, और लैंग का ट्रिपल रिस्पॉन्स मॉडल हमें याद दिलाता है कि व्यवहार, विचार और शारीरिक प्रतिक्रियाएं तीनों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आजकल व्यवहारिक दबावों के चलते हम शायद ज्यादा सरल और मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड तरीकों की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जैसे जैसे हम मूल्यांकन के तेज, मानकीकृत और शायद कम खर्चीले तरीकों जैसे प्रश्नावली पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, क्या हम अनजाने में किसी व्यक्ति के व्यवहार की अनूठी जटिलताओं और उसके व्यक्तिगत संदर्भ को समझने की क्षमता खो रहे हैं? क्या यह मानकीकरण, ये स्टैंडर्डाइजेशन हमें व्यक्ति की कहानी की बारीकियों से दूर ले जा रहा है? ये सोचने वाली बात है।